हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ CSIR नेट मैथ जून 2024 एग्जाम में पूछे गए सेक्शन ए के क्वेश्चंस को। बेसिकली एक लेट के मैं क्वेश्चंस को रीड करता हूँ। तो पहला नंबर है क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? दी सन वाज बोर्न व्हेन हिज मदर वाज 28 ईयर्स ओल्ड। तो जब मदर की एज क्या कर रहा है? पुत्र के जन्म के समय। देखो मैं इसको हिंदी में भी पढ़ दे रहा हूँ, बिकॉज देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। तो कुछ लोगों का हो सकता है जिसको ओनली इंग्लिश चाहिए होगा, कुछ लोगों को क्या है कि हिंदी और इंग्लिश मिक्सअप चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके पढ़ाने का काम करता हूँ। ठीक है। तो देखो क्या है, पुत्र के जन्म के समय उसकी माँ की आयु 28 वर्ष थी। यानी हम ये कहें कि अगर हम मदर की एज को, ठीक है, माँ की एज को एम से डिनोट करें तो मदर की एज कितनी है? 28 ईयर्स है। ठीक है। और उसके बाद एंड द फादर इज ओल्डर द मदर बाय 4 ईयर्स। तो फादर क्या है? मदर से 4 वर्ष बड़ा है। ये चीज लिखा ना, देखो पिता माँ से 4 वर्ष बड़ा है, तो यानी फादर की एज कितनी हो जाएगी? अगर हम इसमें 4 ऐड कर देते हैं मदर की एज में, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? फादर की एज आ जाएगी, जो कि कितना हो जाएगा? 32 ईयर्स हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं? यदि पिता और माँ की वर्तमान आयु का अनुपात 9:8 है। मतलब क्या है, फादर एंड मदर की एज का रेशियो अगर हम लोग निकालते हैं, ऐसे करते हैं फादर रेशियो मदर, मैं इस तरीके से डिनोट करता हूँ। वो कितने के रेशियो में? M9:8 के रेशियो में। ठीक है। तो क्या कर रहा है? व्हाट इज द करंट एज? तो अभी करंट एज क्या है ऑफ द सन? सन की करंट एज क्या होगी? तो सन की करंट एज हमसे यहाँ पे पूछा गया, पुत्र की करंट एज हमसे पूछा गया, यही हमको बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, 2, 3, 4, 5। तो देखो इस क्वेश्चन को अगर हमको सॉल्व करना है, तो पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फादर और मदर के एज के बारे में पूछा है, इनके रेशियो के बारे में। तो अभी फादर और मदर का एज किस तरीके से था पुत्र के जन्म के समय? ये अगर देखो, जो भी पुत्र का एज होगा वही तो फादर की भी एज में जुड़ेगा, और वही क्या होगा? मदर की भी एज में जुड़ेगा। फिर अगर उन दोनों का अगर हम रेशियो निकालते हैं, वो किसके इक्वल होना चाहिए? वो रेशियो इक्वल होना चाहिए। अगर मैं इसमें कहूँ कि सेम नंबर एक्स को ऐड किया फादर की एज में, तो सेम मदर की भी एज में ऐड होगा। और ये क्या होगा? हमारे पास पुत्र की एज आएगी, सन की एज यही एक्स ही आ जाएगी। ठीक है। तो जो ये आएगा रेशियो क्या होगा? 9:8 आएगा। तो इसको देखो, अब हम लोग बेसिकली चाहे तो ऑप्शन से डिस्कार्ड कर सकते हैं कि यहाँ पे x की जगह कौन कौन सी वैल्यू पुट करें कि क्या हो जाए, ये 9:8 बन जाए। तो ऑप्शन 1 के लिए देखोगे तो 2 है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? 32 प्लस 2 अपॉन कितना हो जाएगा? 28 प्लस 2, तो किसके इक्वल हो जाएगा? 34/30, जो कि हमारे पास क्या है? ये 9:8 की इक्वल नहीं बन रहा है, 9/8 की इक्वल नहीं बन रहा है। ठीक इसी तरीके से आप 3 के लिए भी रखोगे तो नहीं होगा। इसी तरीके से आप 4 के लिए रखोगे, 1 मिनट, ये तो गलत ऑप्शन है ना। 4 के लिए करोगे तो फिर आप देखोगे क्या आएगा कि 32 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 36/28 प्लस 4। ठीक है। इसको रखोगे कितना हो जाएगा आपके पास? 36/32, तो कितना हो गया? 9:8। ये 9:8 की इक्वल हो गया। तो यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना चाहिए? थर्ड ऑप्शन, जो कि 4 है। तो आप यहाँ पे किसको टिक करोगे? इस 3 को। देखो हमसे गलती यहाँ पे ये भी हो सकती है कि हम लोग क्या करेंगे कि हमने ऐसे देखा, तो यहाँ पे हमारे पास देखो ये तो 4 आया आंसर, और बट ऑप्शन 3 करेक्ट है। तो यहाँ पे देखो 4 को जल्दीबाजी में टिक ना कर दे, तो हमको किसको टिक करना है? 3 को ही। देखो मैंने एक जनरल बताया कि कैसे आप ऑप्शन की हेल्प से इसको सॉल्व करोगे, बट अगर आपको ऑप्शन की हेल्प से सॉल्व नहीं करना है, आपको रैंडमली इसको सॉल्व करना है। ठीक है। कि आपको एक अच्छे प्रॉपर वे से, तो प्रॉपर वे से सॉल्व करने के लिए हमने को क्या करना होगा? हमको देखो यही सेम चीज करना होगा जो कि अभी मैंने आपको बताया था कि क्या अगर हम लोग सन की एज को एक्स माने, ठीक है, तो क्या होगा कि वो फादर की एज में अगर हम लोग एक्स को जोड़ते हैं, और मदर की एज में अगर हम लोग एक्स को जोड़ते हैं, वो किसके इक्वल होना चाहिए? 9/8 के इक्वल होना चाहिए। यही चीज हमसे ये बोल रहा है, क्योंकि यही तो कह रहा है ना कि एक्स ईयर के बाद हमारे पास क्या होगा? फादर और मदर का एज जो है 9:8 के रेशियो में हो जाएगा। ठीक है। तो हमने एक्स माना, बट फादर की एज कितनी थी? 32 प्लस एक्स अपॉन 28 प्लस एक्स इज इक्वल टू 9/8। अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे प्रोडक्ट करा लेंगे। तो प्रोडक्ट कराएंगे तो देखो 32 और 8 का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 32 8 जाइए, देखो आपको आना चाहिए, तो कितना होगा? 256, ये हो जाएगा, प्लस 8x। ठीक है। इज इक्वल टू, ये किसकी इक्वल हो जाएगा? इज इक्वल टू 28 इंटू 9,
तो देखो 28 × 280 होता है, बट 9 टाइम्स हमको पढ़ना है, तो हम क्या करेंगे, उसमें से 28 को घटा देंगे। ये शॉर्ट कैलकुलेशन के लिए होता है कि ऐसा आप मल्टीप्लाई जल्दी कर लो। तो कितना हो जाएगा, अगर 28 को 280 में से घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 252, ठीक है, प्लस 9x। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमको क्या करना है, देखो क्या करना होगा, देखो 9x को एक ही साइड में रहने देते हैं, तो उसमें से 8x को हम लोग इधर लेके आएंगे, सब्ट्रैक्ट होगा, और फिर क्या होगा, 256 में से हमारे पास क्या होगा, 252, ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो किधर होगा, कितना हो जाएगा x, और इधर यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। तो देखो x = 4, ये तो हमारा यहाँ से भी ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो देखो प्रॉपर वे है, ये जो हमने लगाया अभी, ये प्रॉपर वे हमने लगाया है, और ये क्या मैंने ऑप्शन से आपको डिस्कार्ड करने के लिए बोला। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, 3। तो मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो बिना लेट के मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। क्या कह रहा है, आउट ऑफ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, ठीक है, तो क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 100 स्टूडेंट्स है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये हो गया, हु कैन स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ इंग्लिश और हिंदी, जो कि क्या कर रहे हैं, कम से कम इन दोनों में से कोई एक भाषा बोल रहे हैं, या तो इंग्लिश बोल रहे हैं या तो हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है। 41 स्टूडेंट कैन स्पीक इंग्लिश, जिसमें से 41 स्टूडेंट्स क्या हो गए, जो कि ओनली क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश ही, सॉरी ओनली नहीं, इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक। 21 स्टूडेंट कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, तो 21 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इंग्लिश भी बोल रहे हैं और हिंदी भी बोल रहे हैं। फिर क्या कह रहा, हाउ मेनी स्टूडेंट कैन स्पीक हिंदी, तो इनमें से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि क्या बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी बोल सकते हैं। हमको यही बताना है कि हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट्स का नंबर। तो सबसे पहले हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दिए हैं, 100 दिए हैं, ये हमको दिया ना। अब इसमें से क्या है, इंग्लिश बोलने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है, तो इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, 41। तो पहले मैं क्या करता हूँ, 41 को निकाल देता हूँ। तो अगर इसको निकाल देता हूँ तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 59 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास देखो 59 ये आया जो केवल हिंदी बोल रहे हैं स्टूडेंट, जो कि इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं। बट हमारे पास और क्या दिया है कि 21 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि हिंदी भी बोल रहे हैं और इंग्लिश भी बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमको तो यही बताना है कि जो हिंदी बोल रहे हैं उनका नंबर बताना। ये तो पूछा नहीं कि केवल हिंदी बोलने वाले, हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि हिंदी जो बोल रहे हैं उनका नंबर बताना है। तो मतलब क्या हुआ कि जो 21 स्टूडेंट्स हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रहे हैं, वो भी तो इसके साथ आएंगे। तो प्लस हम लोग क्या करते हैं, 21 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10 एंड ए दिस वन 80, ठीक है। तो 80 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि हिंदी बोल रहे हैं, जिसमें से 21 क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले हैं, और 51 ओनली हिंदी बोलने वाले हैं। तो हमारा ऑप्शन 2, सॉरी ऑप्शन 2, ये देखो क्या है 280, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। तो हम लोग इस पे आएंगे, यहाँ पे 2 को टिक कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो मैं बिना लेट के आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 को मैं रीड करता हूँ। सबसे पहले देखो क्या कर रहा है, ए सिलेंड्रिकल कंटेनर हैज अ टिनी होल एट द बॉटम। तो क्या है, कोई एक सिलेंड्रिकल, मान लो कोई कंटेनर दिया है। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे बना देता हूँ कि ये कोई सिलेंड्रिकल कंटेनर है, और इसके क्या हो गया, बॉटम पे एक टिनी होल हो गया। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि एक छोटा सा ऐसे छेद हो गया, ठीक है। द कंटेनर इज इनिशियली फिल्ड टू इट्स ब्रिम विद वाटर। तो जो ये कंटेनर था, ये क्या हो गया, ये शुरुआत में पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है। इफ टी इज द टाइम टेकन फॉर इट टू बी कंप्लीटली इम्पेटेड, क्या है यहाँ पे टी, इसके पास क्या है, टी हमको क्या करना है, टाइम लेना है। कि ऐसे समझो कि जैसे मान लो 2 घंटे हैं, 3 घंटे, कितना टाइम ये लेगा कि ये पूरा का पूरा क्या हो गया, पानी खाली हो जाए कंटेनर से घिर करके। क्योंकि ये क्या है, सिलेंड्रिकल कंटेनर था, बट वहाँ पे नीचे कहीं छेद हो गया। अगर छेद हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि पानी अब तो उससे गिरेगा ही। तो कह रहा है कि टाइम, मान लो वो टाइम क्या है, टी है, जिसमें कि पूरा का पूरा वाटर क्या हो रहा है, गिर जा रहा है। टी इफ टी इज द टाइम टेकन फॉर इट टू बी कंप्लीटली इम्पटीड, द ग्राफ ऑफ द हाइट ऑफ वाटर कॉलम एज सोन एज ऑफ कॉलम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज क्लोजेस्ट टू। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास देखो 4 ग्राफ दिया है। तो इसमें यही बोल रहा है कि जो वाटर जो निकल रहा है कंटेनर से, तो इसमें से कौन सा ग्राफ जो है उसके टाइम के लिए परफेक्ट बैठेगा। ठीक, तो ये देखो बेसिकली आप देखोगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कुछ दूसरा बोल रहा है और ग्राफ दे दिया है। अब उसकी हेल्प से हमको यहाँ पे एक ऑप्शन को टिक करना है,
और बहुत ज़्यादा कुछ खास इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया, बट इन्फॉर्मेशन इतना दिया है कि सिलिंड्रिकल कंटेनर है, उसके बॉटम में छेद हो जा रही है। तो आप अगर इस क्वेश्चन को देखना चाहोगे ना, तो ये क्या है, आपके पास जनरल थिंकिंग का है कि आप लोग नॉर्मली रोज प्रैक्टिकली अपने घर पे देखते होगे क्या होता है कि अगर कोई कंटेनर है उससे वाटर गिरा रहे हो, तो क्या होता है कि पहले शुरुआत में कोई कंटेनर अगर भरा हुआ है और कहीं पे अगर से आपके पास टोटी लगे, तो शुरुआत में क्या होता है, पानी बहुत तेजी से गिरता चला जाता है। फिर जैसे जैसे पानी टाइम बीतेगा तो पानी क्या होता है, कम होता चला जाता है। फिर जब वो लास्ट मोमेंट पे पहुंचता है कि मतलब उस छेद के नीचे, जैसे ये मान लो ये छेद है, तो हो सकता है पानी यहाँ तक पहुंच जाए ये लास्ट मोमेंट पे। तो जब यहाँ पे पहुंचता है तो वहां पे उसकी क्या होती है, जो पानी गिरने की रफ्तार होती है वो स्लो होने लगती है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ये बात, स्लो होने लगेगी। फिर जैसे जैसे नीचे बैठेगा वैसे वैसे पानी का गिरना कम होता चला जाता है। तो अगर हमको उसको कंप्लीटली इम्पटी करना है, कंप्लीटली देखो यहाँ पे पूछा है वर्ड, तो कंप्लीटली इम्पटी करने में हमको बहुत टाइम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नीचे जब वो पहुंच जाएगा, एक उस छेद के नीचे लेवल पे पहुंच जाएगा, देन वहां से पानी निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए उसका ग्राफ कौन सा हो सकता है, तो देखो पहले जब जितना कम टाइम लगेगा तो पानी ज़्यादा ऊपर रहेगा, तो ऐसे तेजी से गिरता जाएगा। फिर जैसे जैसे टाइम पहुंचता जाएगा तो वैसे वैसे क्या होगा, जो पानी गिरने की स्पीड होगी वो क्या होती है, कम होती चली जाएगी। तो आपके पास कौन सा उसका ग्राफ करेक्ट होगा, ये ऑप्शन डी वाला। ठीक है, ये इस तरीके से जाएगा, ना तो ये लीनियर होगा, ना तो ऐसा होगा, और ना ही ऐसा होगा। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला, कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे पानी जो गिरने वाला है वो क्या होता है, कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या, समय के फलन के रूप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई का ग्राफ नीचे दिए गए में से किसके निकटतम होगा, तो किसके निकटतम होगा, तो यहाँ पे डी के, तो आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मैं बिना लेट किए आता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग रीड करते हैं, क्या है, राजेश वेंट टू सुनील हाउस सिचुएटेड 1 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन के लिए पहले ये समझ लेते हैं कि इसको हमको सॉल्व कैसे करना होता है। डायरेक्शन का हमको नॉलेज रहना चाहिए, क्योंकि ये जनरल एप्टीट्यूड का है, तो हमको इतना कम से कम पता रहना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं पता तो इसको आप नॉर्मली देख सकते हो, और इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस भी है। तो देखो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ईस्ट बोल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं, इसको नॉर्थ, एंड ये जो लोअर होता है इसको क्या बोल देते हैं, साउथ बोल देते हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये 4 डायरेक्शन हो गए। अब देखो जो इनके बीच बीच में आएगा उसको क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट बोल देंगे। जो इसके इसके बीच में आएगा उसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। यहाँ पे क्या होगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। राजेश वेंट टू सुनील से हाउस सिचुएटेड 1 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, जो कि 1 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में है ऑफ हिज हाउस। ठीक है, तो मान लेता हूँ मैं, देखो उसके पहले इनिशियल ओरिजिन पे उसके हाउस को मैं मानता हूँ। इसके लिए मैं देखो दूसरा पेन ले लेता हूँ। ये हो गया क्या, ये उसका हाउस बना हुआ है। ठीक है, अब इससे क्या कर रहा है वो, 1 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट मतलब किधर जाएगा, इधर की साइड में जाएगा। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इस लाइन को सीधा कर देता हूँ। ठीक, इस लाइन को हम थोड़ा सा सीधा करने का काम करते हैं। ये देखो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में गया। फिर क्या कह रहा है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा ग्राफ को बना देता हूँ। ये क्या है, 1 किलोमीटर की इक्वल है। ठीक, और उसके बाद क्या कह रहा है, फ्रॉम देयर ही वेंट टू अर्जुन हाउस दैट इज सिचुएटेड 707 मीटर साउथ ऑफ सुनील साउथ। क्या कह रहा है, सुनील के हाउस के साउथ में है। ठीक है, देखो पहले क्या है, राजेश वेंट गया, सुनील के घर पे गया, सुनील का घर यहाँ पे मान लो कहीं पे है, जो कि 1 किलोमीटर की नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, फ्रॉम देयर ही वेंट टू अर्जुन हाउस, वो फिर यहाँ से कहाँ पे गया, अर्जुन के हाउस पे गया है। ठीक है, जो कि अर्जुन हाउस दैट इज सिचुएटेड 707 मीटर साउथ ऑफ सुनील साउथ। तो ये सुनील का हाउस था, यहाँ से 707 मीटर की दूरी पे सुनील के हाउस के, सॉरी साउथ, सॉरी सुनील के घर के साउथ डायरेक्शन में थी। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं, ये देखो क्या हो गया, 707 मीटर की दूरी पे आ गया। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन राजेश करेंट लोकेशन एंड हिज हाउस। तो देखो राजेश का, सॉरी एक मिनट, ये हमारे पास लाइन जो होगा ये सीधा आएगा। आप देखोगे तो बेसिकली आपके पास ऐसे समझो, ये ऐसे गया है, फिर यहाँ से ये ऐसे आ गया है। तो आप देखोगे ये और नीचे का ऐसे है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बनने का काम कर रहा है। 1 किलोमीटर ये हाइट, ये डिस्टेंस है, और 707 मीटर ये डिस्टेंस है। फिर क्या कर रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन राजेश करेंट लोकेशन टू हिज हाउस।
तो जो राजेश की करंट लोकेशन तो ये है, ठीक है, राजेश की करंट लोकेशन क्या है हमारे पास ये है, और उसके हाउस की करंट लोकेशन, उसका हाउस कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मतलब हमको ये लाना है, ये लाने का मतलब हमको क्या लाना है, हमको यहाँ पे बेस लाना है, ठीक है। तो अब देखो आपको सिंपली ये समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, एक्स की वैल्यू लानी है तो ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ये सिंपली हमारे पास क्या हो जाएगा, 1000 का स्क्वायर माइनस 707 का स्क्वायर। तो देखो ये आपके पास वहां पे कैलकुलेटर दिया होगा और उसकी हेल्प से हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 707 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि किसके नियरेस्ट हो जा रहा है। तो ऑप्शन 3 में आप देखोगे 707 है, इसी के सबसे ज्यादा नियरेस्ट है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 3। तो जो राजेश की हाउस से उसकी करंट लोकेशन की दूरी हो कितना है, 707 मीटर के समथिंग है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो देखो क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस हमको रीड करने की जरूरत थी, और रीड करने के बाद हमको कुछ ऐसे लिख देने की जरूरत थी, ठीक। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, द हाइपोटेनियस ऑफ राइट ट्राइंगल। कोई राइट ट्राइंगल हमको दिया है, ठीक है, राइट ट्राइंगल हम ऐसे करके बना ले रहे हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, राइट ट्राइंगल हो गया, ठीक। तो क्या कह रहा है, द हाइपोटेनियस ऑफ राइट ट्राइंगल whose साइड्स आर इंटीजर, जिसके साइड्स क्या क्या है, इंटीजर्स है, मतलब ये भी कोई इंटीजर्स है, ये भी कोई इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर है, इस 17 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनियस मतलब ये हमारे पास कितना दिया, 17 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। इट्स एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर इज, इसका एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में क्या आएगा, हमको ये बताना है कि इसका एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में क्या आएगा। तो सबसे पहले देखो एरिया लाना है, एरिया क्या होता है, एरिया का आप देखोगे ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है हमारे पास ट्राइंगल का एरिया। अब देखो हमको क्या पता रहना चाहिए, इस बेस को पता रहना चाहिए और ये हाइट हमको पता रहना चाहिए। अगर हमारे पास ये दो चीजें पता रहेगी तो हम आसानी से उस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। बट प्रॉब्लम हमको क्या है, हमको प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि इसका बेस और हाइट ये कैसे हम पता करें, बेस और हाइट ये कैसे पता करें, ठीक है। जबकि हमारे पास क्या हाइपोटेनियस दिया है। तो हम लोग देखो सिंपली क्या पढ़े हैं, इसको आप देखोगे तो यहाँ पे कोई फार्मूले के थ्रू आप जाओगे तो आपको काफी टाइम टेकन लगेगा। बट आप क्या, अगर माइंड में कोई नॉर्मली कैलकुलेशन बैठ जाता है उस वक्त तो वो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि मैंने एग्जाम में इसको सॉल्व किया था, जैसे तो मैंने क्या किया था, सिंपली देखो क्या क्या 17 का क्या क्या मैंने स्क्वायर किया, तो कितना गया 289, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा, ये इस हाइट और इस बेस, अगर मैं इसको नॉर्मली मान लूँ, चाहे इसको भी आप बेस मान सकते हो, इसको हाइट, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। अब देखो दूसरा हिंट हमारे पास क्या दिया है, दूसरा हिंट हमारे पास ये दिया है कि जो ये बेस रहेगा और हाइट रहेगा ये क्या रहना चाहिए, कोई इंटीजर क्वांटिटी रहनी चाहिए, क्या रहनी चाहिए, इंटीजर क्वांटिटी। तो अब देखो हमारे पास वो क्या होगा, आसानी से हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर यूनिक मिल जाएगा, जिसका जिसका स्क्वायर करने पे हमारे पास ये चीज बन जाए। बट अब हमको सोचना कि वो कौन हो सकता है, ठीक है, वो नंबर कौन सा हो सकता है। तो सबसे पहले मैं 13 पे गया था, क्योंकि एक, हाँ, सबसे पहले मैं किस पे गया, 13 पे गया। तो 13 के पास में गया तो 13, और अगर 13 होगा तो ये क्या हो गया, 13 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 169। अभी बचा कितना है, अगर से इसमें से इसको निकालेंगे तो 120, 120 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए हम लोग 13 पे भी नहीं जाएंगे। मैं फिर किस पे गया था, 15 पे गया था। 15 का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 225, ठीक है। अगर 225 को इसमें से निकालूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 64 हो जाएगा, जो कि किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर मैं नॉर्मली चाहूँ तो 289 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि किसके किसके इक्वल, स्क्वायर के इक्वल हो गया 15 और 8 का। इसका मतलब क्या हो गया, इसका बेस 8 हो जाएगा, हाइट 15 हो जाएगा, या हाइट 8 हो जाएगा, बेस 15 हो जाएगा, दोनों में से कोई एक हो जाएगा। अब हमको एरिया लाना है, एरिया मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1/2। किसी को भी बेस हम लोग रैंडमली मान सकते हैं, तो मैं 15 को मान ले रहा हूँ, हाइट को 8 मान ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 4 8, और फिर क्या हो जाएगा, 15 4 60। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 60। तो आपका ऑप्शन 2 ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसको टिक करेंगे, इसको टिक करेंगे, ठीक। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 जस्ट ओनली जनरल थिंकिंग का ही है, बट हमको सोचना है, सिर्फ क्या करना है, चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव, हमको बेस्ट अल्टरनेटिव चूज करना है,
ठीक है। तो क्या है, करी इज टू स्पाइस एज इज टू कलर। तो क्या कह रहा है, करी जो है स्पाइस के लिए जिस तरीके से रिलेटेड है, ठीक उसी तरीके से हमको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि कलर से रिलेटेड है। ठीक है, तो करी आप जानते होगे, करी क्या होता है, जूस होता है, जो कि क्या होता है, मतलब स्पाइसेस को मिलाते हैं तो वहां पे हमारे पास बनता है ना। तो यहाँ पे कलर, अगर हम लोग कलर को मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, कलर को हम लोग मिलाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, पेंटिंग बन जाएगा ना। पेंटिंग इज रिलेटेड टू कलर, सेम उसी तरीके से होगा, तो हमारे पास क्या होगा, पेंटिंग। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब मैं आता